हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th एनसीईआरटी का स्टार्ट करेंगे। एंड चैप्टर नंबर 6 है लाइंस एंड एंगल्स। तो हम लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसके बाद आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लाइंस क्या होती है? जिसकी सिर्फ लेंथ होती है और ब्रेथ नहीं होती, उनके कोई एंड पॉइंट्स नहीं होते। जैसे कि ये है, ये एक लाइन है, अब इसकी कोई एंड पॉइंट नहीं है, एंड पॉइंट्स है नहीं, और इसकी कोई ब्रेथ भी नहीं है, सिर्फ लेंथ ही लेंथ है। इसको कहीं इन्फिनिटी तक हम यहाँ तक प्रोड्यूस कर सकते हैं, यहाँ तक भी, यहाँ से इधर से। इसके एंड पॉइंट्स नहीं है और लेंथ भी नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइन। ओके, और लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी इस एरो से, कि ए बी एक लाइन है। मान लो ये ए बी इसका नाम दिया है, तो ए बी, और इसके ऊपर इस तरीके से बनाएंगे तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लाइन सेगमेंट होता है पार्ट ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। जैसे एक लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट हो गए, ए और बी, ये दो एंड पॉइंट हो गए, तो ये एक लाइन सेगमेंट हुआ। क्या हुआ? एक लाइन सेगमेंट। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ए बी के ऊपर बार टाइप से लगाना है, इसको लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। फिर आता है रे, पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट। जैसे लाइन सेगमेंट में टू एंड पॉइंट्स होते थे, और रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा नहीं होता है। दूसरी तरफ से हम उस लाइन को इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर सकते हैं। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि ये है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ऐसे। रे को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, जैसे ए बी ए रे है, तो ए बी के ऊपर एक एरो बना देंगे छोटा सा, तो वो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है रे को। तो डिफरेंस समझ में आया लाइन सेगमेंट और रे में? लाइन वो होती है जिसमें लेंथ सिर्फ होती है, उसको हम इन्फिनिटी तक दोनों एंड पॉइंट से, मतलब उसके एंड पॉइंट्स नहीं होते, लेकिन इन्फिनिटी तक दोनों तरफ से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एक भी एंड पॉइंट्स नहीं होता। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं और रे में सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है लाइन सेगमेंट और रे में। अब आगे पढ़ते हैं। आगे है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ़ थ्री और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। जैसे ये एक लाइन है, एक पॉइंट इस लाइन पे ए है, एक बी है और तीसरा पॉइंट सी है। अब ये तीन पॉइंट है इस लाइन पे, तीनों पॉइंट इस लाइन पे है, तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट इस लाइन पे है तो लिख देंगे ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। और इसी तरीके से अगर ए बी सी एक ही लाइन पे नहीं हुए, जैसे कि सेकंड जिसके नीचे ये जस्ट सेकंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब तीन पॉइंट्स ऐसे जो सेम लाइन पे ना हो। जैसे ये ए है, ये बी है और सी इधर है, तो ए बी तो एक लाइन पे, सी नहीं है, तीनों एक दूसरी लाइन पे नहीं है, तो लिख देंगे ए बी सी आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, या इनको ही बोलते हैं ए बी सी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में डिफरेंस समझ में आया। जब सेम लाइन पे पॉइंट लाई करते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं, और जो सेम लाइन पे पॉइंट्स लाई नहीं करते हैं तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? जब एक कोई पॉइंट होता है, यहाँ से कोई दो रे ओरिजिनेट होती है, एक रे ये जा रही है, दूसरी ये जा रही है, तो इन दोनों के बीच में जो ये होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। एक पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट करते हैं, उनके बीच का जो एंगल, उसको एंगल कहते हैं। और जो ये जैसे ये रे बोलते हैं अपन, इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ एंगल। क्या? आर्म ऑफ एंगल। और जिस पॉइंट से ये दोनों रेज निकल रही हैं, या फिर ये बोल सके दोनों रे मीट हो रही हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। क्या? वर्टेक्स ऑफ एंगल। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स ऑफ एंगल। और ये जो रे बोल रहे हैं अपन, उसको आर्म ऑफ एन एंगल बोलते हैं, एंगल की आर्म, और ये एंगल होता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट ले लो, जैसे ये दोनों एक रेज है, इसको बोलते हो आर्म ऑफ एंगल, ये वर्टेक्स हो गई, तो ये क्या हो गया? ये एंगल हो गया। क्या हो गया? एंगल हो गया। ओके, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल के कुछ टाइप्स होते हैं,
तो उनको पढ़ेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल उन एंगल्स को कहते हैं जिनका मेजरमेंट 0 से 90 डिग्री का होता है। जैसे कि ये एक एंगल है, ये एक्स एक एंगल है, ओ ए और ओ बी के बीच एक एंगल है एक्स। तो एक्स एक्यूट एंगल क्यों? क्योंकि इसका जो मेजरमेंट होगा 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, यानी ये एंगल जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और 90 से क्या होगा? छोटा होगा। कैसे? 0 से बड़ा एंड 90 से छोटा। अगर ऐसा कोई एंगल होगा तो वो उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। सेकेंड होता है राइट एंगल। राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। जैसे कोई भी एंगल होगा, एनी एंगल, जैसे एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर दिया गया हो तो समझना पड़ेगा कि ये एक राइट एंगल है। और राइट एंगल का साइन रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा होता है, दो लाइन इनके बीच में अगर ऐसा स्क्वायर टाइप का साइन बनता है तो मतलब ये एक राइट एंगल है। तो एंगल ए ओ बी क्या होता है? एक राइट एंगल। और हमेशा एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? जैसे ये एक्स है, ये ओ है, ओ पॉइंट पे एंगल बन रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एंगल का साइन ऐसे लगाते हैं, फिर ए ओ बी इज इक्वल्स टू एक्स, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हमेशा जिस भी पॉइंट पे एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं, कहाँ पे? बीच में। और बाकी जिस जिस लाइन से या रेज से बन के, रेज से मिलाकर एंगल बन रहा है उनको लिखते हैं। जैसे यहाँ पे ए और बी दो रेज है और ओ पॉइंट पे बन रहा है, तो ओ को हम बीच में लिखेंगे और ए को एक साइड, या बी के इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओ ए, बी ओ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ये भी क्या है? एक्स है, दोनों सेम ही चीज़ है। ओके। सिमिलरली जैसे ये एंगल है, ये 90 डिग्री, तो इसको कैसे लिखेंगे? एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ओ पे एंगल बन रहा है, ओ पॉइंट पे, तो ओ को हम सेंटर में लिखेंगे। बाकी ए ओ बी दो अलग पॉइंट्स है, तो इनको ए ओ बी अगल बगल लिख के 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ऐसा कोई एंगल, जैसे कि ये दो रेज से मिला के ओ पॉइंट पे एक एंगल बन रहा है, क्या? एक्स, इसको एक्स नाम दिया। तो जब ये 90 डिग्री से एक्स की वैल्यू 90 डिग्री से क्या होगी? बड़ी होगी। 90 डिग्री से क्या होगी? बड़ी होगी। और 180 डिग्री से क्या होगी? छोटी। 90 डिग्री से बड़ी और 180 डिग्री से एक्स की वैल्यू छोटी होगी, तो ये एंगल जो होगा इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे इसको एंगल कैसे लिखेंगे? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एक्स। और ये क्या है? एक ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 90 डिग्री से तो बड़ी आ रही है और 180 से छोटी आ रही है। अब इसकी एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। जैसे कि कोई एंगल, ये एक्स को मान लो दिया 30 डिग्री है, 30 डिग्री दिया, तो 30 डिग्री 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, इसलिए क्या है? एक एक्यूट एंगल होगा। ऐसे 90 डिग्री तो एग्जैक्टली 90 के इक्वल होता है, जब राइट एंगल होता है तो एग्जैक्टली 90 डिग्री की होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल देंगे तो ऑब्ट्यूज एंगल में अगर सोचो 150 डिग्री है, एक्स की वैल्यू यहाँ 150 डिग्री अगर दी है, ठीक है, तो ये 90 से बड़ी है 150 डिग्री, 90 से बड़ी है ना 150, और 180 से छोटा है, तो ये क्या है? एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोलते हैं जो एग्जैक्टली 180 डिग्री का होता है। जैसे राइट एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता था, तो स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है। तो कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक्स है, उसकी वैल्यू 180 डिग्री है, तो वो एक क्या है? स्ट्रेट एंगल है। क्या है? एक स्ट्रेट एंगल। इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये क्या है? एक्स है ना, तो एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है और राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। फिर आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलेंगे? एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल किसे बोलते हैं? जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। जैसे ये एक एक्स है, एक्स की वैल्यू किसके बीच लाई करेगी? मतलब 180 डिग्री से तो ये बड़ा होगा, ये ग्रेटर का साइन है तो बड़ा होगा, और 360 से क्या होगा? छोटा होगा, तो वो क्या होगा? एक रिफ्लेक्स एंगल होगा। और हमेशा जैसे ये एंगल है, तो एंगल बी ओ ए इज इक्वल्स टू एक्स, और इसको क्या लिखेंगे? आगे रिफ्लेक्स लिख देंगे, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये क्या है? ये एक्यूट एंगल बन रहा है। लेकिन हमेशा जब भी रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं ना, तो वो एक्यूट वाले पार्ट को हटा के जो भी एंगल होता है ना, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे कि अगर कभी भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो हमेशा क्या करना पड़ता है? जैसे कि ये सर्किल है,
सर्कल हमेशा क्या बता 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालना हो तो 360 में से हमेशा ये अंदर वाला पार्ट, इसको मान लो y है, इसको माइनस कर देंगे तो हमेशा हमारा रिफ्लेक्स एंगल यानी x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो रिफ्लेक्स एंगल हमेशा कैसे निकालेंगे, 360 डिग्री में से जो एक्यूट एंगल वाला पार्ट होता है उस एंगल को माइनस करेंगे तो हमें अपना रिफ्लेक्स एंगल हमेशा मिल जाएगा, उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ओके, अब आगे के पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगल्स का सम क्या होता है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे कोई दो एंगल दिए हैं, अगर एंगल ए दिया है हमें 40 डिग्री, एंगल बी है 50 डिग्री, ठीक है, ये दो एंगल्स दिए गए। अब इन दोनों का सम करें, एंगल ए प्लस एंगल बी, तो यानी कि 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री, दोनों का सम किया, दोनों का सम किया तो क्या आ रहा, 90 डिग्री। दोनों का सम, दोनों एंगल्स का सम करने पर हमें 90 डिग्री वैल्यू मिल रही, मतलब ये दोनों एंगल्स है ना एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जिन भी दो एंगल्स का सम क्या हो 90 डिग्री, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और उनको बोलेंगे हम ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सिमिलरली इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री में सम क्या होता है, 180 डिग्री। जिन भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। ऐसे किसी एंगल का, एंगल ए इज इक्वल्स टू दिया गया है 120 डिग्री और एंगल बी दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है, इन दोनों का सम किया, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये एग्जाम्पल समझा रही हूँ। तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री, दोनों का सम करेंगे तो 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन दोनों एंगल का सम किया हमने तो वो आ रहा 180 डिग्री, मतलब क्या होगा, एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो हमेशा याद रखेंगे क्या, कॉम्प्लीमेंट्री में सम क्या होना चाहिए, दो एंगल्स का 90 डिग्री, और सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री में सम होना चाहिए 90 डिग्री एंड सप्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, तभी वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री होंगे। ओके, फिर आते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं, एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिनकी एक कॉमन आर्म होती है। जैसे ये एक फिगर है, इसमें देखो इस वाला ये एक्स वाला एंगल है और ये वाई एंगल, ये दो एंगल है, इन दोनों के बीच में ये ओ भी एक कॉमन आर्म है। आर्म किसे बोलते थे, अभी बताया था, एंगल ऑफ आर्म किसे बोलते हैं, जब भी ये एंगल बनता है दो रेज के बीच में, तो जो रेज होती है उसको एंगल ऑफ आर्म बोलते हैं। तो इन दोनों एंगल के लिए ये कॉमन है, ये कॉमन है ना, ये ओ बी, और वर्टेक्स भी कॉमन है दोनों एंगल का। जिन भी एंगल्स की वर्टेक्स कॉमन हो और एक कोई कॉमन आर्म हो तो वो दोनों एंगल्स एक दूसरे के क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। तो एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर एडजेसेंट एंगल्स। क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ओके, समझ में आया, एडजेसेंट एंगल किन्हें बोलते हैं, टू एंगल्स विथ अ कॉमन वर्टेक्स एंड अ कॉमन आर्म, ठीक है, वो क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल्स होंगे। दोनों एंगल्स की कॉमन वर्टेक्स होगी और एक कॉमन आर्म होगी, दूसरी तो डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी, और एक ही कॉमन आर्म होगी, तो वो क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स होंगे। ओके, तो ये होगा एडजेसेंट एंगल। फिर आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स किसे बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल उन्हें बोलते हैं व्हेन, जब दो एडजेसेंट, देखो ये दो एंगल्स है एक्स और वाई, ये दोनों क्या एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि जो ओ सी है इन दोनों की कॉमन आर्म हो गई, और जो ओ वर्टेक्स है ये दोनों, ये भी कॉमन है, तो ये एक्स और वाई क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल हो गए। जब दोनों एडजेसेंट एंगल का क्या हो, सप्लीमेंट्री हो, मतलब एंगल सप्लीमेंट्री का मतलब क्या था, दोनों एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री। तो जब एक्स एंड वाई एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या हो, 180 डिग्री हो, तो ये एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाते हैं। क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब इनकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन, तो इनको बोल देंगे क्या, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स।
तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी, व्हेन टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री दैट इज दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर। तो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन टू एडजेसेंट एंगल, कौन से होंगे, एडजेसेंट एंगल, एंगल क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, आर सप्लीमेंट्री दैट इज दे फॉर्म, अगर वो सप्लीमेंट्री होंगे दोनों एडजेसेंट एंगल्स तो वो क्या बनाएंगे, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो इनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, मतलब एक्स और वाई क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। तो इस फिगर में क्या बोलेंगे, एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, क्योंकि एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल है और उन दोनों का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री। जब एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा हो तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे, तो जो दे फॉर्म अ इक्वल एंगल्स अपोजिट, ठीक है। कैसे, जैसे ये एक लाइन है ए सी और दूसरी लाइन है बी डी, ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट क्या है, ओ है। तो ओ पॉइंट की जो ये वाला एंगल होगा ना, इसको नाम दे देते हैं 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। तो जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के इक्वल होगा और जो एंगल 3 होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब इनके वर्टेक्स पे जो अपोजिट होंगे ना वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे क्या, व्हेन टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दे फॉर्म इक्वल, क्या बनाएंगे, इक्वल एंगल्स बनाएंगे वर्टेक्स पे, दे फॉर्म इक्वल एंगल्स एट वर्टेक्स दैट आर वर्टिकली अपोजिट। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये वर्टेक्स पे अपोजिट है, वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, वर्टिकली अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। जो वर्टेक्स पे अपोजिट एंगल बनाएंगे उनको वर्टिकली अपोजिट बोलेंगे। जब, और ये एंगल कभी बनेंगे जब दो लाइन हमेशा इंटरसेक्ट कर रही हो, जब इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे ही नहीं। तो इस फिगर में एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, क्योंकि ये वर्टेक्स पे अपोजिट हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के, इस फिगर के हिसाब से, ठीक है। फिर आता है इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन किसे बोलते हैं, जब कोई दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, तो वो होती है इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये पी आर एक लाइन है और एस क्यू लाइन है, ये दोनों लाइन एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, पॉइंट ओ है, मान लो ये पॉइंट ओ है, तो ओ पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को काट रही हैं, क्या कर रही हैं, काट रही हैं। तो ये पी आर एंड एस क्यू क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इसकी भी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन टू लाइन्स कट ईच अदर at a common point they are said to be, उनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो इनकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन टू लाइन्स कट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट दे आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो लाइन एक दूसरे को किसी एक कॉमन पॉइंट पे कट कर रही हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होती हैं।
और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इसका जस्ट अपोजिट, वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, कट नहीं करेंगी। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन को ही क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस भी कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट नहीं करती, तो इनको क्या बोल सकते हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती नहीं है, तो इसके डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस दैट डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, ईच अदर एट एनी कॉमन पॉइंट, किसी भी कॉमन पॉइंट पे एक दूसरे को क्या नहीं करती है, कट नहीं करती हैं, वो क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। हमेशा उन दोनों के बीच का, हर पॉइंट पे उन दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करती है। तो ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। ओके, अब हम पढ़ेंगे क्या, पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल। जब भी कोई दो लाइन पैरेलल होती है, जैसे ये ए पूरी लाइन है, ये एक बी लाइन है, ये दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, और उन दोनों लाइन को कोई एक कॉमन लाइन कट कर रही, तो ये जो लाइन हो जाएगी वो क्या, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब ये पी जो लाइन है ना, पी ए और बी की क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। हमेशा जो पी ट्रांसवर्सल लाइन कब होगी, जब ए और बी एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल होगी। तो अब इसके जो से जब ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइंस को कट करती है, तो कुछ एंगल्स बनाती है, किसी एंगल पर ही तो कट करेंगी, तो उन एंगल्स को करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो लाइन, जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है उसके सेम साइड पे सेम डायरेक्शन में एंगल बनाते हैं। जैसे ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है पी, अब इस डायरेक्शन में अगर एंगल 1 को देखो तो वो कुछ इस डायरेक्शन में एंगल बना रही, और सिमिलरली इस डायरेक्शन में एक एंगल 5 भी इसी डायरेक्शन में एंगल बन रहा, सेम साइड है, दोनों दोनों एंगल क्या है, सेम साइड है और सेम डायरेक्शन में एंगल बन रहे हैं, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। सिमिलरली अगर हम 3 को देखें तो 3 कुछ इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा, और इसके सिमिलर सिर्फ 8 है जो इसी डायरेक्शन में एंगल बना रहा सेम डायरेक्शन में एंगल बना रहा और सेम साइड है, तो 3 और 8 भी क्या हो गए, ट्रांसवर्सल करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए एक दूसरे के। तो और हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस फिगर को अगर देखा जाए तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 होगा जो किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के। दूसरा क्या होगा, एंगल 3 होगा जो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। ठीक है, अब इधर के एंगल देखो, एंगल 2 इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा और इसके सिमिलर जो एंगल 6 है वो भी इसी डायरेक्शन में, और दोनों ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पे ही एंगल है, सेम साइड पे है, तो 2 और 6 भी क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, और ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एंगल 4 को देखो, एंगल 4 इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा और 7 का भी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एंगल बन रहा और ट्रांसवर्सल लाइन की क्या है, सेम साइड है। जब सेम डायरेक्शन में और सेम साइड में है तो एंगल 4 और एंगल 7 भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे और क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 एंगल 5, ये जो पेयर बन रहे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, ये हमेशा 1 और 5 एक पेयर है करस्पॉन्डिंग एंगल का और दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पेयर में, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 3 एंगल 8, एंगल 2 एंगल 6 एंड एंगल 4 एंगल 7 आर पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये पेयर्स है करस्पॉन्डिंग एंगल्स के और हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 1 एंगल 5 के, एंगल 3 एंगल 8 का होगा इक्वल, एंगल 2 एंगल 6 के हो गए और एंगल 4 एंगल 7 के इक्वल होगा। ओके, फिर आते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जैसे कि ये एक एंगल है, एंगल 3 और एंगल 4 एक को इंटीरियर एंगल्स होते हैं, एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इंटीरियर मतलब तो पता है, यानी जो पैरेलल लाइंस होती है उनके अंदर वाले एंगल्स, अंदर की तरफ जो एंगल्स होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं,
और बाहर की तरफ होते वो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ये तो सबको पता होगा कि इंटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स किसे कहते हैं। तो अब इन दोनों पैरेलल लाइंस को देखो, इनके पैरेलल लाइंस के अंदर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है और एंगल 6 है। ये चारों एंगल क्या है, एक दूसरे के मतलब चारों एंगल्स क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो अगर जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना सेम साइड पे, जैसे एंगल 3 और एंगल 5 है, ये दोनों सेम साइड पे इंटीरियर एंगल हो गए। अगर सेम साइड पे इंटीरियर एंगल है तो उनको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल। तो एंगल 3 एंड एंगल 5 आर को इंटीरियर एंगल, दोनों एक दूसरे के क्या है, को इंटीरियर है, को इंटीरियर एंगल्स। और जो एंगल 4 और एंगल 6 है वो दोनों क्या है, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर को इंटीरियर एंगल। क्या होगा, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है और फिर इस लाइन के सेम साइड पे, अगर दोनों अपोजिट साइड में होते तो वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाते। क्या हो जाते, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि अब इसी में देखो, एंगल 3 है, एंगल 5 के क्या है, अपोजिट साइड पे, तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। और एंगल 4 एंगल 5 के अपोजिट में, तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको लिख देंगे एंगल 3 एंड एंगल 5, सॉरी एंगल 3 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों है ना, अपोजिट साइड में इंटीरियर एंगल बना रहे हैं तो वो अल्टरनेट इंटीरियर हो गए, और सेम साइड में इंटीरियर एंगल हो तो वो को इंटीरियर एंगल हो गए। ये बेसिक डिफरेंस है, हमेशा ध्यान रखना है। तो एंगल 3 एंड एंगल 6 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और एंगल 4 और एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमेशा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब एंगल 3 जो होगा ना वो एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो बेसिक डिफरेंस क्या था को इंटीरियर और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बीच में, वो है कि एंगल 3 और एंगल 5 को बोल देंगे हम को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड में इंटीरियर एंगल बना रहा। और एंगल 3 और एंगल 6 हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में एंगल बना रहा है लेकिन इंटीरियर में है। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस, इनको ध्यान रखना है। और फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन से हो जाएंगे, तो ये भी समझ में आ जाएगा। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, तो इससे बाहर कौन से 1 और 2 है, इधर 8 और 7 है, ये दोनों बाहर एंगल्स है तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गए। तो अल्टरनेट मतलब अपोजिट साइड वाले, तो इसमें अपोजिट साइड जैसे कि 1 के अपोजिट साइड 7 है, तो 1 और 7 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और 2 और 8 क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। ठीक है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 एंगल 7 के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए और दोनों इक्वल हो गए, और एंगल 2 एंगल 8 के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे और इक्वल होंगे। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें ध्यान रखनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्या है, डिपेंड करते हैं। तो ये हमेशा याद रखना, और इन्हीं के बेसिस पे हम अब आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।